इतने सोच विचार के साथ उलझे मन से तुम्हारा यूं मंदिर में आना आखिर क्या बात है लक्षणा? इतना संशय क्यों? कहते हुए चित्रसेन जी ने कदम्ब और लक्षणा की ओर प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह देखा और उनको प्रसाद देते हुए बैठने को कहा। तभी अचानक मंदिर में रखा शंख अपने स्थान पर एक चक्र की तरह घूमकर पुनः स्थापित हो गया, जिसे देख चित्रसेन जी पुनः लक्षणा की ओर देख कहने लगे, लक्षणा शक्तियों का संचय का सौभाग्य अवश्य ही विले भक्तों को ही मिलता, लेकिन यदि उन पर या उनकी शक्ति पर एक शून्य मात्र भी अविश्वास हो तो वह पूर्ण रूप से सार्थक परिणाम नहीं देती और उसमें त्रुटि शक्तियों की नहीं वरन साधक की मानी जाएगी। लक्षणा, तुम यदि मेरी मानो तो ज्यादा अच्छा होगा। मन से संचय निकालो या अविश्वास हटाओ और पूर्ण मन से उन शक्तियों पर विश्वास करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए उस अलौकिक जगत से सिर्फ मात्र कृपा को मान तुम्हारे साथ तुम्हारे लक्ष्य पूर्ति हेतु हर पल है। लक्षणा, मैं तुम्हें बार बार इस बात के लिए चेतावनी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यदि एक बार साधक के मन से विश्वास हट जाए तो शक्तियां चाहकर भी उस साधक की मदद नहीं कर सकती। ये कहते हुए उन्होंने लक्षणा की ओर देखा, लेकिन तब भी शायद लक्षणा कहीं और मग्न थी। इसका मुख्य कारण हो सकता है वह बहुत दिनों पश्चात अपनी नानी के घर से आई थी, इसलिए शायद वहां की घटनाओं को लेकर और या फिर नानी को छोड़कर आने का कारण भी हो सकता था। कुछ भी कहो, मानवीय जीवन ऐसा ही है। वातावरण में परिवर्तन, बहुत दिनों तक साथ में रहने के पश्चात किसी को छोड़कर आना दुखदायी होता ही है। फिर नानी से तो उसका लगाव स्वाभाविक ही था। उसकी ऐसी स्थिति को देखकर चित्रसेन जी ने जाने से लेकर नागराज के प्रथम दर्शन, कुशलक्षेम और अन्य जानकारियों के साथ बात की शुरुआत की और लक्षणा की मन की स्थिति जानना चाहा। पूर्ण रूप से निश्चित हो जाने पर कि अब लक्षणा सामान्य स्थिति में है, उन्होंने शक्तियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए जो उन्हें अब तक इस दौरान प्राप्त हुई, जिसे विस्तारपूर्वक घटित घटनाओं के साथ लक्षणा और कदम्ब ने सुनाया। तभी अचानक उनकी नज़र मंदिर के पश्चिम द्वार पर स्थित एक नई शिला पर गई, जिसे देखकर कदम्ब ने चौंककर उस विषय में चित्रसेन जी से सवाल किया, जिसके जवाब में चित्रसेन जी ने उन्हें बताया पिछली बार जो कि लक्षणा को हानि पहुंचाने के लिए थी, उसी की प्रत्युत्तर और सावधानी के दृष्टिकोण से इस मंदिर को पूर्ण संरक्षण स्वयं गुरुदेव के द्वारा अभिमंत्रित कर प्रदान किया गया। अब दोबारा कोई भी बाहरी शक्ति किसी भी मार्ग से अर्थात आकाश, जल, थल, वायु, पाताल इत्यादि किसी भी माध्यम से इस मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था गुरुदेव के द्वारा बनाई गई है। यदि कोई भी इस सीमा को पार करने का प्रयास करेंगे तो वह वही जलकर भस्म हो जाएगा। लक्षणा, हाँ, कल ही तड़के सुबह तुम्हारी शिक्षा एक नए सिरे से प्रारंभ करने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिससे तुम्हें मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के साथ अचानक प्रकट हुई शक्तियों, उनके व्यवहार और उनके प्रभाव को नष्ट करने के विषय में जानकारी दी जाएगी। इसलिए कल प्रातःकाल सूर्य उगने से पूर्व यहाँ पर पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित हो जाना। ये कहते हुए उन्हें अगली सुबह आने का कह वापस जाने का आदेश चित्रसेन जी ने दिया। लेकिन ना जाने क्यों लक्षणा अब तक पलट पलट कर उस नए स्तंभ बार बार देख रही थी और याद कर रही थी कि उसने इसके पूर्व आखिर यह स्तंभ को कहाँ देखा था। यही सोच के साथ लक्षणा अपने घर लौट आई। लक्षणा अकेले में अब तक घटित सभी घटनाओं का विचार करने लगी। उसे ना जाने क्यों इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कभी कोई घटना उसके साथ घटित हुई, क्योंकि वास्तव में उस दिन की घटना को उसके जहन से मिटा ही दिया गया था। गुरुदेव नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की कोई भी आशंका लक्षणा के दिलो दिमाग में शेष बनी रहे। इस स्थिति में लेकिन क्योंकि कोई भी साधक भय के साथ अपनी भक्ति को पूर्ण नहीं कर सकता, लक्षणा को ठंडी हवा के झोंकों ने उसके लिए एक भ्रम पैदा किया। वह उसे आसमान के तारों में अचानक हलचल नजर आने लगी। वह उठकर जैसे ही खिड़की के पास आई, पानी की फुहार वायु के झोंकों के साथ उसके चेहरे से टकराए और उसे बड़ा ही जाना पहचाना एक शब्द सुनाई दिया, लक्षणा, लक्षणा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन आसपास किसी को भी ना देख उसे लगा जैसे ये कोई भ्रम है और वह सब कुछ भूल जाकर सो गई। अगली सुबह खिड़की पर दस्तक के साथ कदम को देख वह जल्दी जल्दी तैयार हो यज्ञ विधि की ओर पहुंची। वहां जाकर लक्षणा ने देखा कि गुरुदेव ने पूर्व से ही सारी यज्ञशाला का निर्माण कर लिया है। अग्नि के आह्वान के साथ लक्षणा के जाते ही एक विशेष आसन पर उसे बैठने का कहे गुरुदेव ने बिना किसी बातचीत के यज्ञ की शुरुआत कर दी। देखते ही देखते आग की लपटों में अनेकों चित्र उभरने लगे और कदम्ब मानव रूप ले चित्रसेन जी के साथ लगातार उस यज्ञ की अग्नि को और तेज प्रज्वलित करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुदेव अग्नि पटल पर छवि दिखा दिखाकर लक्षणा को समझा रहे थे। उस धधकती ज्वाला में अनेकों चित्र उभरकर सामने आए, जिनका परिचय गुरुदेव ने कारण और उनसे बचने, उनके गुण, अवगुण और साथ ही साथ उन्हें प्रसन्न करने के तरीके भी सिखाए गए।
क्योंकि सभी शक्तियों का दमन आवश्यक नहीं होता। लक्षणा ने पहली बार अपनी शिक्षा अग्निपटल पर प्राप्त की थी। यह उसके लिए एक विचित्र और नया अनुभव था। कभी कभार वह रह रहकर अत्यंत भयानक दृश्य तो देख सहम जाती, तो वही अत्यंत सौम्य स्वरूप को देख वह प्रफुल्लित हो उठती। लेकिन मंत्रोच्चार के बीच जो धुआं और आग की लपटें उठती वह जैसे उसके सारे डर को जलाकर राख कर देती। उस यज्ञ भूमि में आज दी जाने वाली आहुतियों जैसे उसे अत्यंत बल प्रदान कर रही थी। उसने पहली बार अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित करना, अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करना और उनका सही समय पर सही उपयोग करना सीखा था। अब उसके मन की सारी आशंकाएं समाप्त होते कि वह किसी शूरवीर की तरह चमकते चेहरे के साथ में अपना पूर्ण योगदान दे रही थी। उसका आत्मविश्वास गुरुवर भाप गए थे। लक्षणा अब अपने अगले कदम के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तब उन्होंने अपना अंतिम अस्त्र, जो अब तक उन्होंने संपूर्ण जीवन की तपस्या से प्राप्त किया था, एक विशेष नागमणि जो किसी भी सामान्य मनुष्य का स्वरूप प्राप्त कर लेने की शक्ति प्रदान करता है, वह लक्षणा को सौंप, जिसे प्राप्त कर अब लक्षणा इच्छा अनुसार किसी रूप लेने पूर्ण सक्षम हो गई। रूप परिवर्तन करने की शक्ति के साथ साथ लक्षणा को एक और चीज उपहार में मिली, वह थी संसार के किसी भी प्राणी को आसानी से समझ पाने और उसे उसी भाषा में बात कर अपनी बात समझ पाने की शक्ति, जिसके कारण अब लक्षणा के लिए संपूर्ण सृष्टि एक परिवार की तरह हो गया था। क्योंकि जब भाषाओं का बंधन समाप्त हो जाता है और भावों का आदान प्रदान सरल हो जाता है, तब हर किसी से बातचीत कर उनके विचार जानना और उनके समक्ष अपना विचार रखना आसान हो जाएगा। इस स्थिति में हर जगह पारिवारिक संबंध बनाना और भी आसान हो जाता है। लक्षणा अपनी नई शक्तियों को पाकर अत्यंत प्रसन्न थी। लक्षणा खुशी खुशी घर लौट आए, उस घड़ी के इंतजार में जब गुरुदेव के इशारे पर उन्हें अपने मुख्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना है। क्योंकि जल्द ही हजारों सालों में वह मुहूर्त आने वाला था, जिस समय नागपत्री तक पहुंचने का रास्ता, उसकी आराधना कर उसका आशीर्वाद प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। यही सोचते हुए कदम्ब और लक्षणा घर लौट आए। दोनों ने तय किया कि वह अगली सुबह गुरुदेव के बताए मुताबिक उस चमत्कारिक क्षण की प्राप्ति हेतु दक्षिण सागर की ओर बढ़ेंगे, जिससे किसी भी द्वारा को आसानी से खोला जा सकता है। लेकिन इधर गुरुदेव के चेहरे पर चिंता का भाव देख चित्रसेन जी खुद भी चिंतित होने लगे थे। और आखिर चित्रसेन ने पूछ लिया, गुरुदेव, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आप किसी विषय को लेकर चिंतित नजर आते हैं, और ऐसा बहुत कम बार हुआ कि आप चिंतित नजर आए हो। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? तब गुरुदेव ने चित्रसेन जी की ओर देखकर कहा, चित्रसेन, किसी साधक को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर बनाया जा सकता है, लेकिन विद्या प्रदान करने के बाद भी उसकी चिंतन शक्ति को बदलना या उसे पूर्ववत बनाए रखना साधक के ऊपर निर्भर करता है। यदि संपूर्ण सामर्थ्यवान बना देने के पश्चात भी शिष्य किसी परीक्षा में पास न हो सके, तो सबसे ज्यादा दुख उसके गुरु को ही होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी शिष्य इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी अपनी चिंतन स्थिति को ना बदल सके। इतना कहकर गुरुदेव शांत होकर साधना में लीन हो गए, लेकिन उनके चेहरे के भाव साफ साफ बता रहे थे कि वह कहीं ना कहीं अपने दूरस्थ शिष्य को लेकर परेशान है। इधर कदम्ब और लक्षणा दोनों खुशी खुशी अत्यंत गर्व के साथ गुरुदेव और चित्रसेन जी से विदाई ले लौट रहे थे कि तभी एक तेज हवा के झोंकों ने जैसे उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और जब उन्होंने ध्यान दिया तो वे देखते हैं कि वह हवा का झोंका देखते ही देखते एक बवंडर में परिवर्तित हो गया और अचानक सामने खड़े पेड़ को चपेट में लेते हुए उस पर बैठे सारे पक्षियों को अपने साथ ले सरोवर की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर ये लगभग तय था कि वह बवंडर उन बेचारे निरीह प्राणियों को सरोवर में डूबा कर ही मानेगा। ये देख कदम्ब ने बिना देरी किए हुए उन्हें बचाने का प्रयत्न करते हुए उस बवंडर के मध्य जाकर उसे स्थिर करने का प्रयास उचित समझा, और वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसे बवंडर के मध्य चला गया। लेकिन कदम्ब के बवंडर के भीतर जाते ही बवंडर ने एक विकराल रूप ले लिया एवं कदम्ब के साथ संपूर्ण पक्षियों को लेकर उस सरोवर में समा गया। लक्षणा इससे पहले कि कुछ समझ पाती, वह बवंडर उस सरोवर के भीतर कदम्ब और सभी पक्षियों को लेकर समा गया। लक्षणा दौड़ लगाकर वहां पहुंची और इससे पहले ही कि वह कुछ समझ पाती, वह जल पूर्ववत शांत हो गया, जैसे संपूर्ण बवंडर को उसने अपने अंदर समा लिया हो। लक्षणा ने आसपास देखा, मदद के लिए पुकार भी लगाई, और कोई उपाय न देख लक्षणा ने सरोवर में उतरकर भी देखा, लेकिन उसे कुछ न नजर आया। तब तो लक्षणा अपने आप को असहाय देख फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अंत में उसने एक बार अपनी इच्छाधारी होने का उपयोग कर मछली बन जल को भी टटोल लिया, लेकिन सारे प्रयास उसके निरर्थक नजर आए। न ही वो पक्षी और न ही कदम्ब, कुछ भी तो ना था वहां। लक्षणा पुनः अपने शक्ति से मानव रूप में आ गई।
लक्षणा को अब जलाशय पर क्रोध आने लगा और वह अपने मन में उस संपूर्ण सरोवर को सुखा देने का विचार कर अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग करने ही जा रही थी कि तभी उसे अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। लक्षणा ने देखा कि एक बालक इस ओर बढ़ा चला आ रहा है। उसने जाकर लक्षणा को गौर से देखा और बोला, हे बहन, तुम कौन हो और भला इस मायावी सरोवर के निकट क्या कर रही हो, और अभी तुम क्या करने जा रही थी? क्या शक्तियां निज इच्छा या प्रतिशोध के लिए मिली है जो तुम व्यर्थ ही उसका उपयोग करने जा रही थी? लक्षणा को आत्मग्लानि के साथ आश्चर्य भी हुआ कि आखिर वह छोटा सा बालक ये कैसे भाप गया और इतना सब कुछ कैसे जानता है। तब लक्षणा ने अपने विवेक का उपयोग कर शांतिपूर्वक उसे बालक से कहा कि भला हो तुमने मुझे बहन कहकर पुकारा। मेरे भाई, मेरी सहायता करो, कृपया मेरी सहायता करो। मेरा प्यारा मित्र कदम्ब और कुछ पक्षियों को ये जल सरोवर एक बवंडर के साथ आया और उन सभी को अपने अंदर समेटकर ना जाने कहाँ छिपा बैठा है, और अब इतना ढूंढने पर भी मुझे नजर नहीं आते। मैंने बहुत प्रयास किया, इस जलाशय से विनती भी की, लेकिन ये भी कोई जवाब नहीं देता। इसलिए लगता है कि इसे अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा, तभी कहीं शायद सही उत्तर मिलेगा। तभी उस बालक ने कहा, बहन बस इतनी सी बात, लेकिन ये तो बताओ कि जिस जलाशय ने तुम्हारे कहे अनुसार अनेकों को पक्षियों, तुम्हारे मित्र कदम्ब और उतने तेज बवंडर को अपने अंदर समाहित कर लिया, और तुम्हारे इतने प्रयास के बाद भी तुम्हारा मित्र तुम्हें नहीं दिखा। हाँ, मेरे इतने प्रयास के बाद भी मेरा मित्र और वो पक्षी मुझे नहीं दिखे, कहते हुए लक्षणा उस बालक की ओर देखने लगी। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।